तो सीधे तौर पर 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं हो सकते। अभी ये सब बातें खुलकर बाहर नहीं आई हैं, पर सरकार की मनः स्थिति और सरकार की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि सरकार नवंबर तक चुनाव कराने के मूड में नहीं है। जाटों में तो बड़ी संख्या में बिहार से, महाराष्ट्र से बहू लाई जा रही हैं। हनुमान जी अगर अंतरजातीय विवाह के विरोधी, तो उन कुंवारे लोगों के बिहार और महाराष्ट्र की बहू क्यों आ रही हैं? अब भारतीय जनता पार्टी अभी जो है वो स्टेट की तरफ से कोई कार्यक्रम नहीं बना पा रही है। वो जो कार्यक्रम आ रहे हैं वो दिल्ली से आ रहे हैं, और दिल्ली जो है ये एक प्रकार से कॉरपोरेट ऑफिस पैटर्न पे काम चल रहा है। कार्यकर्ता की भावना, कार्यकर्ता के प्रति संवेदना, इसका कोई लेना देना नहीं है। कार्यक्रम सारे वो जिले से चलकर जयपुर आकर सरकार में अब तक 2.5 साल में 50 छोड़िए 5 काम करा सके हैं क्या? मतलब काम किसी का नहीं हो रहा, और बस नहीं, सरकार कैसे चल रही है किसी को पता नहीं है ना। विधायक भी नहीं कह पा रहे कि मेरा काम मैं करा दूंगा। कौन चला रहा है तो फिर सरकार, जानू जी? देखो, पर्ची चला रही है भाई साहब, ऊपर से पर्ची आई थी। जब तक पर्ची की मर्जी है सरकार चल रही है। नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। राजस्थान में इस समय लगातार चर्चाएं हैं, वो हैं पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि ग्रामीण जनता कहीं ना कहीं आशाएं लगाए बैठी है, क्योंकि कामकाज तो ठप पड़े हुए हैं और ये सोच रही है कि शायद सरकार चुनाव करा दे। लेकिन सरकार कहीं नहीं, उसकी जो मंशा है वो शायद लग नहीं रही है कि चुनाव कराने की, ऐसा जनता सोचती है। हमारे साथ में जाट महासभा के महासचिव कृष्ण कुमार जानू जी भी हैं, विश्लेषण भी हैं और बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता भी रहे हैं, तो अच्छे से बेहतर से बता सकते हैं कि सरकार की मंशा है या नहीं है चुनाव कराने की। जानू जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्ते। क्या लग रहा है कि सरकार के 2.5 साल हो चुके हैं और इस 2.5 साल में अब जो है जनता आशाएं लगाए बैठी है कि पंचायत चुनाव कहीं ना कहीं होने चाहिए, नहीं हो पा रहे हैं? निश्चित रूप से जनता को उम्मीद है समय पर चुनाव हो जाने चाहिए, और जिन सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो गया उनको तो ज़्यादा उत्कंठा है कि हमारा जल्दी से नया चुनाव हो जाए। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के समय और अपने चुनाव घोषणा पत्र के समय एक बात कही थी कि हम जो है वो 1 स्टेट 1 इलेक्शन के रास्ते पर जाएंगे, और 1 स्टेट 1 इलेक्शन का जो उद्घोषणा भाजपा का कमिटमेंट है वो नवंबर तक, तो गंगानगर जिले के चुनाव हुए थे अंत में जी, तो उस तक तो फिर वो 1 स्टेट 1 इलेक्शन होगा नहीं। समय से पहले आप कहीं चुनाव करा सकते नहीं, और क्योंकि बीच में हाई कोर्ट आ गया, तो अब ये सरकार जो है वो दुविधा में ज़रूर है कि हाई कोर्ट का कहना माने या अपनी 1 स्टेट 1 इलेक्शन की पॉलिसी पर चलें। पर क्योंकि सरकार ने खुद ने हाई कोर्ट में कह दिया हम चुनाव कराने को तैयार हैं, सिस्टम तैयार नहीं, तो इसको लेकर के कह रहे हैं कि सिस्टम तैयार नहीं है। सिस्टम में सरकार की तो भूमिका होती है, अब सरकार कह रही है कि सिस्टम तैयार नहीं है, इसको लेकर के भी सरकार ने खुद की तरफ से ये नहीं कहा है कि सिस्टम तैयार नहीं है। जो सरकार ने बात कहलवाई है वो कहलवाई है सीधे तौर पर चुनाव आयोग से। जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो खुद के पास उनका कोई अमला नहीं होता है, तो इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको जो विभाग ताकत मुहैया कराते हैं, स्टाफ अमला मुहैया कराते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा जो कैलेंडर वर्ष है हम उस पर फोकस किए हुए, हम 2 महीने तक स्टाफ नहीं दे सकते, तो सीधे तौर पर 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं हो सकते। अभी ये सब बातें खुलकर बाहर नहीं आई हैं, पर सरकार की मनः स्थिति और सरकार की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि सरकार नवंबर तक चुनाव कराने के मूड में नहीं है। अभी पूर्व विधायक हैं संयम नोडा, उन्होंने अवमानना याचिका भी दायर की है। नहीं, सरकार पर जुडिशियल प्रेशर तो बन ही रहा है, पर क्योंकि न्यायपालिका के पास भी आदेश तो दे सकती है, काम करना चुनाव आयोग में कितने सारे जो पोलिंग पार्टी बनना बहुत बड़ा नेटवर्क का काम होता है, तो उस सारे के लिए एक आदेश आना अलग बात है और उस आदेश को इम्प्लीमेंट करना एक अलग बात है। दिल्ली में बहुत सारे कमिश्नर्स ने बहुत बार जामा मस्जिद के शाही इमाम को गिरफ्तारी के आदेश दिए थे, इम्प्लीमेंट तो नहीं हुए थे। तो आदेश अलग बात है, इम्प्लीमेंटेशन अलग बात है, और सरकार उस परिस्थिति में से खुद को घुमा फिरा कर निकाल कर नवंबर तक ले जाएगी। तो क्या लग रहा है जानू जी, जिस तरीके से कहा था सरकार ने 1 इलेक्शन, उस दौर उसकी तरफ जाने की कोशिश है क्या? 1 इलेक्शन निश्चित रूप से दोनों चीजों के लिए सरकार के
मुफीद हैं बातें। नवंबर तक जाएगा, एक तो वन इलेक्शन और वन स्टेट वाला काम हो जाएगा। दूसरी बात है कि सरकार के लगभग 3 साल पूरे हो जाएंगे। चौथी बात है कि सरकार तब तक अपने 3 बजट के विजन में जो करना था उसको करने की या स्टार्ट करने की स्थिति में आ जाएगी और चौथे बजट की घोषणाओं को करने लगेगी। क्योंकि अगर नवंबर में चुनाव घोषणा होती है गंगानगर वाले चुनाव के बाद, आखिरी जो पंचायत राज के चुनाव के बाद, तो उसमें लगता है कि फरवरी में तो बजट आना ही शुरू हो जाता है, घोषणाएं शुरू हो जाती हैं। तो सरकार उसमें भी कोई गेम खेल सकती है कि चुनाव को ले जाए फरवरी मार्च तक। बहुत सारे इसमें सरकार के इन्होंने कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई, उसको लेकर भी कहीं ना ओबीसी आयोग को जो कार्यकाल दिया गया वो 31 मार्च को पूरा हो जाएगा। अब कार्यकाल पूरा होने के बाद ही तो रिपोर्ट बनेगी और ओबीसी आयोग भी अभी सरकार को रिपोर्ट देने से पहले कुछ जिलों से उसको डाटा आंकड़े नहीं मिले हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट और टाइम एक्सटेंड की बात भी करेगा। तो सरकार के पास हाई कोर्ट में बहुत बहाने उपलब्ध होंगे, उनमें सरकार अपना बचाव करेगी। मतलब पूरे तरीके से तैयार कर रखा है सरकार ने कि हमें क्या जवाब देना है कोर्ट में और किस तरीके से टालम टोल करनी है। विषय टालमटोल का नहीं है, अपने कमिटमेंट पर रहने का है कि हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन करेंगे। और सरकार को खुद को भी बहुत सारी टीआरपी से पता है। सरकार ने अभी, संगठन ने अभी पार्टी कार्यालय में बैठक की है, 65 प्रवक्ताओं की जो लाइक कमेंट का सिस्टम बहुत बड़ा, उसके लिए प्रेशर डाला है कि अब प्रदेश के प्रवक्ता का काम है सोशल मीडिया पर लाइक कमेंट्स बढ़ाना। मतलब एक्सेप्टेंस जो है वो सहज नहीं है तो कोशिश करके लोगों में स्वीकारोक्ति पैदा करो। और उसके लिए अब जो 65 सदस्य हमारी प्रवक्ता पैनलिस्टों की टीम है वो काम शुरू करेगी। हर एक को एक जिले की जिम्मेदारी मिलेगी, किस जिले में कितने लाइक कमेंट्स आ रहे हैं उसका डाटा एनालिसिस होगा। भारतीय जनता पार्टी का अभी तक का जो मीडिया सेल काम करता है, सोशल मीडिया सेल काम करता है, आईटी सेल काम करता है या प्रवक्ता पैनलिस्ट का ग्रुप काम करता है, उसके असेसमेंट की बातें जो थी, इतना बड़ा खर्चा जो था उसमें जो लोगों को पैसे चुकाए जा रहे थे, उससे काम नहीं चल रहा है। इसलिए अब ये काम नया तरीके से अध्यक्ष जी ने बताया। आप भी प्रवक्ता रहे हुए हैं, आपको पता है, आपने तो अच्छी तरीके से देखा है, तो क्या अब प्रवक्ताओं का काम लाइक कमेंट इन सब चीज़ों पर ध्यान आकर्षित करना रह गया है? देखो, इसमें 2 बातें हैं। प्रवक्ताओं का काम तो विषय वस्तु का अध्ययन करके और आने वाले प्रश्नों और विषयों पर अपना इंटरप्रिटेशन रखना होता है। पर क्योंकि अब हमें भारत सरकार की गाइडलाइन के जो कार्यक्रम हैं उनको मोदी जी ने जैसे कहा था ना कि कोरोना के समय ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ, तो उससे कोरोना भाग जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी अभी जो है वो स्टेट की तरफ से कोई कार्यक्रम नहीं बना पा रही है। वो जो कार्यक्रम आ रहे हैं वो दिल्ली से आ रहे हैं और दिल्ली जो है ये एक प्रकार से कॉरपोरेट ऑफिस पैटर्न पे काम चल रहा है। कार्यकर्ता की भावना, कार्यकर्ता के प्रति संवेदना, इसका कोई लेना देना नहीं है। कार्यक्रम सारे दिल्ली से तय होते हैं, स्टेट ऑफिसेज को सर्कुलर रिलीज हो जाता है, सर्कुलर के फॉलोअप में काम में जुट जाते हैं। अब दीनदयाल जी की विचारधारा, प्रशिक्षण, उसके लिए काम चल रहा है, सब जगह टिक मार्क काम हो रहा है। पार्टी में जो मूल रूप से हरावाल दस्ते की भूमिका होती है वो तो मोर्चे प्रकोष्ठों की होती है। तो मोर्चों का प्रदेश अध्यक्ष तो घोषित हो गए हैं और मोर्चों की कार्य समिति, कार्यकारिणी बनी नहीं है, तो हरावल दस्ता कौन होगा? पार्टी बहुत से कार्यकर्ता सवाल नहीं उठाएं, किसी को मैनेज होना है, किसी को कार्यकारिणी में होना है। अब प्रदेश की कार्यकारिणी और कार्य समिति दोनों बन गए, तो अब मोर्चों के नाम पे लालच दिलाते रहो, मंत्री विस्तार के नाम पर लालच दिलाते रहो, दिलासा देते रहो और आरटीओ वालों से मार खाते रहो, क्योंकि टारगेट तो वही पूरा कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो बड़ी विचित्र स्थिति में है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कॉरपोरेट ऑफिस को कंट्रोल कर रहे हैं उन्होंने प्रयोग करके देखा हुआ है। और आपने देखा भी होगा, बहुत लोग ऐसे हैं बीजेपी में जो कहते हैं पेट्रोल 500 रुपए लीटर मिलेगा तो लेंगे, लेकिन वोट और सिलेंडर 5000 का मिलेगा तो लेंगे, वोट मोदी जी को देंगे। जब ये सारी बातें मोदी जी तक और मोदी जी के कॉरपोरेट ऑफिस कोऑर्डिनेट करने वालों तक पहुंचती हैं तो उनको पता है कि ये इतनी बड़ी जो कार्यकर्ताओं की मिस कॉल वाली फौज है, ये दीवानगी की हद तक हमसे लुटने पिटने को तैयार है, तो फिर वो सब काम क्यों नहीं होंगे? इसीलिए वो वही पैटर्न अपना के रखते हैं। नहीं, वो पैटर्न उनको जनता ने दिया भाई, कार्यकर्ता कहलाने वाले व्यक्ति ने दिया है। वरना तो किसी जिले के जिला मंत्री की आरटीओ वाले हाथ पांव तोड़ दें, कार्यालय में आए, सुनवाई नहीं हो, ऐसा थोड़ी होता है। पर यहां तो होता है, अधिकारी सही बोलेगा, कार्यकर्ता गलत बोल रहा है। अब ये तो तब पता चलेगा ना जिस दिन कार्यकर्ता ये कहना शुरू कर देगा कि भाई बहुत हो गया, अब हम बीजेपी को माफ नहीं करेंगे।
ऐसा जब तक कार्यकर्ता नहीं बोलेगा, बीजेपी में जो सिस्टम में, कॉरपोरेट खांचे में जो लोग लैपटॉप पॉलिटिक्स में हैं, डाटाबेस पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो करते रहेंगे और कार्यकर्ता यूं ही मरते पिटते निकलते बढ़ते रहेंगे। कार्यकर्ताओं की जो है उसी हिसाब से वही चलता रहेगा। नहीं, आप तो पत्रकार हैं और मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। मैंने मेरे जीवन का 35 साल भाजपा में काम करने के लिए, भाजपा की विचारधारा के लिए काम करने में खर्च किया। इनाम के रूप पर मुझे एक बार भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया। अब मुझे तो टिकट दिया है इसलिए मैं तो बहुत बड़ी इनाम मानता हूं, पर टिकट तो 200 हैं, 22,000 23,000 लोग टिकट मांगते हैं, तो 21,000 22,000 700 800 लोग तो खाली पल्ले जाते हैं। अब बीजेपी में कितने लोग हैं जो काम करते हैं, पदाधिकारी बनना चाहते हैं। आप तो बीजेपी के एक संगठन स्ट्रक्चर का सर्वे करा लीजिए कि बीजेपी के कितने बूथ अध्यक्ष 2.5 साल के काम से संतुष्ट हैं, ये इंडिविजुअल पूछना पड़ेगा। बीजेपी के कितने मंडल अध्यक्ष 2.5 साल के काम से संतुष्ट हैं, उनका 2.5 काम भी हुआ है क्या? और बीजेपी के कितने 40-42 जिलाध्यक्ष होंगे, उनसे भी पूछ लीजिए कि आप 42 जिलाध्यक्ष 50 मंडल अध्यक्षों के पदाधिकारी हो, जिलाध्यक्ष 42-45 मंडल अध्यक्षों पर एक होता है, हर महीने एक मंडल अध्यक्ष एक काम बताए तो उसके 50 काम हो जाते हैं। वो जिले से चलकर जयपुर आकर सरकार में अब तक 2.5 साल में 50 छोड़िए 5 काम करा सके हैं क्या? मतलब काम किसी का नहीं हो रहा और बस नहीं, सरकार कैसे चल रही है किसी को पता नहीं है ना। विधायक भी नहीं कह पा रहे कि मेरा काम मैं करा दूंगा। कौन चला रहा है तो फिर सरकार? जानू जी देखो, पर्ची चला रही है भाई साहब, ऊपर से पर्ची आई थी, जब तक पर्ची की मर्जी है सरकार चल रही है। खुद किसी को नहीं पता। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आरएस परीक्षा को आगे खिसकाने की बात की थी। बहुत लोग बीच में चर्चाएं चला रहे थे कि पर्ची चेंज होगी। क्या लग रहा है कि पर्ची इस हिसाब से चेंज होगी? देखो, अब पर्ची चेंज होगी, मोदी जी चेंज होंगे, भजनलाल जी चेंज होंगे, ये सब बातें तो दिलासाएं हैं, कार्यकर्ता का ध्यान भटकाने के काम है। कुछ चेंज नहीं होगा। अभी राजस्थान में जो चल रहा है वो चलता रहेगा। पहल कौन करे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, चेंज करने के लिए पहल कौन करे। अभी राजस्थान में जो बड़े बड़े नाम हैं, माननीय वसुंधरा जी बहुत बड़ा नाम है, उनकी फैन फॉलोइंग भी है, उनको 30-35-40 विधायक भी खुलकर समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन पहल तो वो भी नहीं कर रहे ना। तो चेंज कैसे हो, कौन करे? चेंज करने के लिए जो पहल होनी चाहिए वो कौन करे? गुजरात की गणित को चुनौती देने का, गुजरात की गणित को चुनौती देने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। दोनों व्यापारी हैं, अच्छे से व्यापार कर रहे हैं। जब उनके पास ऐसे लोगों की बड़ी संख्या जो कहते हैं 500 रुपये लीटर पेट्रोल होगा तो भी वोट मोदी को देंगे, 5,000 का सिलेंडर होगा तो भी वोट मोदी को देंगे, और मोदी ने राष्ट्रवाद की वो चाशनी परोस दी है, चाहे राष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया होगा। मोदी जी की विदेश नीति एक बड़ी विडंबना के साथ देश को नुकसान करने जा रही है, उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मोदी जी इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। कुछ लोगों ने उसे फख्र के रूप में प्रस्तुत किया कि अमेरिका में जाकर अब की बार ट्रंप सरकार बोलने का सामर्थ्य मोदी जी। यहाँ हवन भी हुए थे जानू जी इस ट्रंप के लिए। मैं बोला हूं ना आपको कि अमेरिका की डेमोक्रेसी दुनिया की पुरानी डेमोक्रेसी है, वहां जाकर भारत का प्रधानमंत्री अब की बार ट्रंप सरकार बोल कर आया। सरकार तो नहीं बनी, जो बाइडेन की बनी, और भारत के प्रधानमंत्री की बात भी खराब हुई। पर उसके बाद अमेरिका का जो दूसरा पॉलिटिकल दल है जो ट्रंप का विरोधी है या जो ट्रंप का समर्थक है, वो भारत में अब की बार राहुल सरकार, अब की बार केजरीवाल सरकार, अब की बार ये जो हमारा यूपी वालों की सरकार या ममता की सरकार क्यों नहीं बोलेंगे? हमने दुनिया को हमारी डेमोक्रेसी में दखल देने का राइट दे दिया है। मोदी जी ने कारनामा कर दिया है। ये विश्वगुरु, अब मैं क्या बोलूं, विश्वगुरु है क्या है मुझे मालूम है। मोदी जी ने जनता की नब्ज को पकड़ लिया। ये जो ढोल बजाना, ताली बजाना, लाइट जलाना, और उसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे विश्वविद्यालयों के लोग, एक्टर लोग, मतलब समाज की जिसको हम प्रबुद्ध लोग भी कहते हैं, मीडिया के लोग। लेकिन जानू साहब, पसंद भी जनता उसी हिसाब से कर रही है और वोट भी दे रही है, तो लगता है कि जानू जी, वो मोदी जी सोच रहे भैया पसंद कर रही जनता तो मैं क्या करूं भाई, उसी हिसाब से वो काम कर रहे हैं। देखो, पसंद के पैमानों को समझने की जरूरत होती है। आप जो सपनों के सौदागर बनकर आते हो, सपने दिखाते हो, 12 साल में मोदी जी ने जो सपने दिखाए हैं,
60, 62, 64 रुपये $1 की कीमत होती थी तो हमारे देश का स्वाभिमान गिरता था। आज टिल टुडे 94, 95 रुपये $1 की कीमत है। पर इसके खिलाफ बोलेंगे तो देश के खिलाफ बोलना माना जाएगा। मोदी जी को 64 से 94 पहुंचाने का अधिकार है 10 साल में, 12 साल में, और कांग्रेस 64 पर लाई थी 50-60 साल में। तो दिक्कत है। तो ये क्या है, हमारा और हमारी जनता का मोदी जी को समर्थन करने वालों का एक माइंड सेटअप बना दिया गया है। मोदी जी के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना है, देश के हित की बातों पर सवाल करना, देश की विदेशों में छवि खराब करना है। अब हम कुछ भी करें पर हमारे खिलाफ कोई करे तो हम उस पर हमारे नैरेटिव को ला देंगे। मतलब सीधा सीधा कहे कि मोदी जी जो कहे वो सब कुछ ठीक है, वही जनता को मानना चाहिए। अभी तक तो यही संदेश जा रहा है। अब मोदी जी जो कहें वो सही है। भारतीय जनता पार्टी में मुझे एक बात बता दीजिए, मध्य प्रदेश के चौथी बार सरकार बनाने में सफल रहे शिवराज जी चौहान। शिवराज चौहान को हटा करके जिनको बनाया वो वहाँ के लोक नेता है। राजस्थान में 2 बार की मुख्यमंत्री रही और वो राजस्थान के लोक नेता है, इस बात से कोई राजस्थानी इनकार नहीं करता। लेकिन मुख्यमंत्री बनाया पहली बार के विधायक भजन लाल जी को। हरियाणा में लोक नेताओं को हटाकर मुख्यमंत्री बनाया सैनी जी को। पुष्कर जी धामी चुनाव हार गए तो उनको वहां मुख्यमंत्री बनाया कि हारे हुए को भी बना देंगे। दिल्ली में नाम तो लिया था कि हम बनाएंगे प्रवेश वर्मा को और बनाया रेखा गुप्ता को। तो भारतीय जनता पार्टी में ये सिद्ध किया जा रहा है कि हम जो चाहें वो हम करेंगे। लेकिन वो ऐसा कहते हैं कि हम देखो हर व्यक्ति को मौका देते हैं, जैसे राजस्थान में कह रहे हैं कि हमने अंतिम पायदान के व्यक्ति को मौका दिया। तो फिर आप 12 साल 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 12 साल से प्रधानमंत्री हो, आप भी तो दूसरों को, योगी जी को मौका दे दो, नितिन गडकरी को मौका दे दो। आप देने वाले क्यों बने हुए हो? मौका देकर भी तो दिखाओ ना। आपको संघ ने इशारा किया कि मोदी जी 75 के बाद रिटायर होना है, आपने कितनों को 75 के बाद रिटायरमेंट दिया? आप तो नहीं ले रहे। देखो कुल मिलाकर के बीजेपी आजकल हाँ में हाँ मिलाने वाले। जी भाई साहब, प्रणाम भाई साहब, नमस्ते भाई साहब, चाय फीकी लेंगे भाई साहब, सब्जी बिना नमक की होगी भाई साहब, रोटी भाई साहब गेहूं की होगी या फिर भाई साहब जो है मल्टीग्रेन की खाएंगे, ये पूछने वालों का जमावड़ा हो गया। कार्यकर्ता की चिंता, कार्यकर्ता का काम, कार्यकर्ता का परिवार, ये सब बातें बहुत पीछे छूट गई हैं। जो कोई इन विषयों पे बोलेगा वो बीजेपी विरोधी माना जाएगा, और जो कोई इन विषयों पे हाँ में हाँ मिलाएगा वो पदाधिकारी बनेगा। उसकी पॉइंट फॉलोइंग क्या है, उसकी काम की उपलब्धि क्या है, उसकी क्षमता क्या, कोई नहीं पूछेगा। बस आपको हाँ में हाँ मिलानी है, भाजपा चलानी है, पदाधिकारी की कुर्सी पानी है, तो आप उस रास्ते पर चलिए। और अगर आप सुचिता की राजनीति करनी है और बोलने की गंदी आदत सीख ली है तो मेरी तरह बाहर निकलने के लिए तैयार रहिए। आपको भी इसी चक्कर में बाहर निकलना? चक्कर कुछ नहीं है, कालखंड है, अब चमचों का जमाना है। भगवान रामचंद्र जी जब अयोध्या से वनवास पर गए, जो चित्रकूट के जंगल में रात होते होते पहुंचे, तो अयोध्या के जो नर नारी उन्हें छोड़ने आए थे, तो भगवान ने कहा कि भाई अयोध्या के नर नारियों लौट जाओ, अब हम तो आगे जंगल में जाएंगे। तो नर और नारी तो लौट गए, फिर भी कुछ लोग खड़े रहे। तो राम जी ने देख कर पूछा, भाई आप नहीं गए? बोले महाराज हमारे लिए क्या आदेश है? बोले जाओ तुम कलयुग में राज करोगे। तो वो राम जी का आशीर्वाद अब कलयुग में उन लोगों को राज करने के आशीर्वाद के रूप में फलीभूत हो रहा है। बाकी सच्चाई ये है, लोक कल्याण सेकेंडरी विषय है, जनता के काम सेकेंडरी विषय है, राष्ट्रभक्ति सेकेंडरी विषय है। देश के जितने भी सरकारी संसाधन हैं, सरकार के लोग, कर्मचारी लोग उन्हें नहीं संभाल सकते। सरकार को सरकारी सिस्टम पर भरोसा ही नहीं है। एयरपोर्ट, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, बंदरगाह सब अडानी जी को दिए जा रहे हैं। अडानी जी पे भरोसा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं क्या दिक्कत आन पड़ रही है, देश का आदमी तो बढ़ रहा है आगे, विश्व में नाम हो रहा है उसका। हाँ नहीं, हम कब मना कर रहे हैं? मैं अडानी जी का विरोधी नहीं हूँ। अडानी जी ने अगर सरकार की और सरकार में बैठे लोगों की अकल निकाल ली है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है, ये सरकार को डिक्टेशन देने वाला सिस्टम नहीं बन गया है। ये भामाशाहों द्वारा संचालित सरकार नहीं बन गई है। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार कहाँ है? अभी आपने एक जोधपुर हाईकोर्ट का निर्णय आया है कि सभी हाईवे पर सड़क के सेंटर से 75 मीटर का नाप होगा और तोड़फोड़ होगी। बोले ये कानून नेशनल स्टेट हाईवे ट्रांसपोर्ट एक्ट फला फला में लिखा हुआ है।
अरे भाई, ट्रांसपोर्ट एक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन जिस दिन आप ये फैसला दे रहे हो उससे पहले जो स्थिति है और उसके बाद जो तोड़फोड़ की स्थिति है, उसमें जिनको नुकसान हो रहा है, जिनको विविध विविध प्रकार की संस्थानों के पट्टे हैं, आप उनको तोड़ रहे हो तो उनको डैमेज कौन करेगा, रिकवरी कौन करेगा, उनको जो मुआवजा है वो कौन देगा? उस ऑर्डर में उसका उल्लेख नहीं है। ऑर्डर है बस। जानू जी, मैं अब अगले सवाल पे जाना चाहूँगा, हनुमान बेनीवाल और राजा राम मील के विषय पर, क्योंकि आप जाट नेता हैं और प्रवक्ता भी रहे हुए हैं और महासचिव हैं जाट महासभा में, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्या ज़रूरत आन पड़ी हनुमान बेनीवाल जी को। क्या मतलब उन्होंने क्या जानबूझ के इस जो जातिगत जो विवाह वाला, अंतरजातीय विवाह वाला सब्जेक्ट है, वो जानबूझ के छेड़ा क्या है? देखो, मैं हनुमान जी की साइकोलॉजी से तो परिचित नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि हनुमान जी ने जिस विषय पर ये विषय छेड़ा है उसके पीछे उनकी डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स जरूर है। वो जो सुर्खियाँ बटोरने की राजनीति में खुद को बनाए रखना चाहते हैं, उसके अंतर्गत उन्होंने ये पिन पॉइंट किया है। वरना मुकेश भाकर की शादी में गए थे, इंजॉय करके आए थे, और जयपुर में आकर एक निजी कार्यक्रम में अंतर्जातीय विवाह जैसे विषय पर बोलना, जिस दिन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अखिल भारतीय जाट महासभा और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने कार्यक्रम करके कहा था कि अब से हम रोटी बेटी के रिश्ते करेंगे, हनुमान जी तो चुप थे, नहीं बोले। हनुमान जी को अब लगा अचानक से कोई मीडिया हाइप्स में कोई कमी आई तो कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी कहाँ पैदा करें, तो पार्लियामेंट में भी कुछ कंट्रोवर्सी की बातें बोलते हैं पर उसको हाइप ज़्यादा नहीं मिली, तो फिर वो तरीका ये निकला कि बोल गए। मुझे नहीं लगता कि हनुमान जी के लिए बयान किसी भी रूप से जरूरी नहीं था, निजी निहायत लोगों का फैसला है। और भाई साहब, जाटों में तो बड़ी संख्या में बिहार से, महाराष्ट्र से बहू लाई जा रही हैं। हनुमान जी अगर अंतरजातीय विवाह के विरोधी, तो उन कुंवारे लोगों के बिहार और महाराष्ट्र की बहू क्यों आ रही हैं? भाई, हनुमान जी कौन सा संदेश देना चाहते हैं, या खुद चर्चा में रहना चाहते हैं, हनुमान जी बता सकते हैं। पर हनुमान जी का इस विषय पर पिन पॉइंट करके जाट महासभा अध्यक्ष को टारगेट करके बोलना, और फिर माननीय जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम जी का हनुमान जी को उस अपनी देहाती भाषा में जवाब देना, दोनों ही जरूरी नहीं थे। दोनों ने जो किया उसका ना तो महासभा को लाभ हुआ और ना हनुमान जी को लाभ हुआ। हाँ, जाटों में बहस का मुद्दा जरूर बना, मीडिया के कुछ लोगों को हाइप जरूर मिली। लेकिन जो हनुमान बेनीवाल के समर्थक हैं वो कह रहे हैं, वो हनुमान बेनीवाल के साथ खड़े हुए कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ठीक कह रहे हैं, और एक तरफ जो है राजाराम मील के समर्थक हैं वो भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी ठीक कहा। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों आपसी एक दूसरे को पिंच करना, ये कहीं ना कहीं तो देखो, बयान तो दोनों की गैर जरूरी है। हनुमान जी ने अगर बोल दिया था, और राजाराम जी 80 साल के बुजुर्ग आदमी हैं, जाट महासभा के 30 साल से अध्यक्ष हैं, अगर वो रोक लेते खुद को तो विवाद ही खड़ा नहीं होता। अब वो भी भावुक होकर के बोल गए कि मेरे परिवार पर बोला है तो मैं जवाब दूंगा, और हनुमान जी ने शायद सोच समझ कर बोला था, उनको लगता था कि इससे मुझे मीडिया हाइप मिलेगी, चर्चा चलेगी। अब हनुमान जी के समर्थक, तो इस देश में समर्थकों की स्थिति यह है कि जो आपने देखा होगा, वीरप्पन के भी समर्थक रहे, और वीरप्पन जंगलों में इतनी साल घूमा, पकड़ा नहीं गया, तो समर्थकों के कारण नहीं पकड़ा गया। अब हनुमान जी लोकतांत्रिक राजनीति करने के इच्छुक हैं, तो उन्हें ऐसी बातों से गुरेज परहेज करना चाहिए। हम भी हनुमान जी की पॉलिटिकल स्पीड को सपोर्ट करना चाहते थे, पर कंट्रोवर्सी पैदा करके वो खुद ही अगर विवादों में आते हैं तो क्यों आते हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे कृष्ण कुमार जानू जी। तमाम सवालों पर मुखर होकर उन्होंने जवाब दिया और साफ तौर पर कहा कि सरकार की मंशा तो नहीं लग रही है कि जो है नवंबर से पहले चुनाव कर पाए। वन नेशन वन स्टेट वन नेशन की तरफ जो है इलेक्शन की तरफ जा रहा है, और वो आने वाले समय में क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।